एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर। मेरा नाम अपर्णा अमन है और इस वीडियो में हम जो है वीकली डाइजेस्ट की बात करेंगे, जो इस पूरे हफ्ते की इम्पॉर्टेंट खबरें रही। क्या क्या खबर हम इसमें कवर अप करेंगे उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। आज का जो टॉपिक्स है जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि अभी ही लोकसभा में पास और या मैं कहूँ कि पार्लियामेंट में पास हो चुका है। दूसरा है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। तमिलनाडु अपने तरह का पहला स्टेट हो गया है जिसने क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द राशिद रोवर एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट ILO सिंगापुर डिक्लेरेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 17th मीटिंग हुआ है और उसमें सिंगापुर डिक्लेरेशन जो है घोषित किया गया है। ये क्या है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 और ये एक अपडेटेड वर्जन है दिसंबर 2022 का। ये जो है आपको हम जानते हैं कि आपने खबर ये सुनी होगी कि इंडियाज एनर्जी नीड्स इज गोइंग टू डबल बाय 2035, बट जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, जितना कंजम्पशन है, इन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा वाइड गैप है। दूसरी तरफ हम अपने एनर्जी नीड्स के लिए फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करते हैं, तो कोल है हमारे पास, पर वी आर अ पुअर कंट्री इन द सेंस ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व्स दैट वी हैव। हमारे इंपोर्ट का एक मेजर हिस्सा जो है, या मैं यूँ कहूँ कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे अगले साल वो चाइना को सरपास करके इंडिया जो है सबसे बड़ा देश हो जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की एनर्जी नीड्स जो है हम केवल इंपोर्ट से पूरा नहीं कर सके, हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के बिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है ये बिल, इसके क्या क्या खास बातें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जो इंडियन पार्लियामेंट है इसने रिसेंटली ही जो है अभी द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पास कर दिया है। जो पहले जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था 2001 का, इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। एंड इट प्रमोट एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। ओके, नाउ जो 2022 का बिल है, it empowers the Indian government to specify the carbon credit trading scheme। अब ये है क्या? कार्बन क्रेडिट जो है ये एक ट्रेडेबल परमिट है that allows the production of a specified amount of carbon dioxide and other GHG emissions। अभी जो IPC की बैठक हुई थी उसमें इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि इंडिया विल बी कार्बन फ्री और कंट्री विच इमिट्स 0 CO2 बाय 2070। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो है इंडिया ने इसमें यह टारगेट रखा है कि आप एक वर्ष में कितना CO2 प्रोड्यूस करोगे, उसके लिए आप यहाँ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। अब कार्बन क्रेडिट का जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू होगी, जो कि ट्रेडेबल है, ठीक है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इट आल्सो एम्पावर्स टू स्पेसिफाई एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड। मींस कौन सी बिल्डिंग, कौन सा एप्लीकेशन, कितना कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये भी जो है इस पे एक बैरियर लगाया जा रहा है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड सेट करे, ठीक है। रिक्वायरिंग डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स टू मीट अ मिनिमम शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। मतलब दिस बिल ट्राइज टू मेक अ बैलेंस कि फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल के बीच में ये एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि कितना आप फॉसिल फ्यूल यूज कर सकते हैं और कितना फिर आपको ये नॉन फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है।
Now, government can specify different consumption thresholds for different non-fossil fuel sources and consumer categories. और जो भी इस तरह के डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा, then the organization has to pay the penalty. So a maximum penalty of Rs 10 lakh will be incurred if a designated consumer failed to comply with this obligation. 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है एक कंज्यूमर को भरनी पड़ सकती है. ओके, नाउ द नॉन कंप्लायंस can also attract a penalty up to twice the price of oil equivalent to energy consumed above the prescribed norm. मतलब अगर आपने फॉसिल फ्यूल का ही केवल इस्तेमाल किया, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का नहीं इस्तेमाल किया, तो जितना फॉसिल फ्यूल का प्राइस होगा एक्स्ट्रा प्रिस्क्राइब्ड जो है स्टैंडर्ड के बाद, उसका 2 गुना पैसा आपको पे करना पड़ेगा. मीन्स अगर आपको प्रिस्क्राइब्ड है कि आप जो है 10 मेट्रिक टन पेट्रोलियम का यूज करें और 90 मेट्रिक टन जो है आप किसी नॉन फॉसिल फ्यूल का. अब आपने क्या किया कि 10 मेट्रिक पेट्रोलियम का यूज तो किया, साथ ही ये 90 मेट्रिक जो है पेट्रोलियम से प्राप्त किया आपने एनर्जी. अब आपको इस 90 मेट्रिक टन का जो प्राइस होगा, इसका ट्वाइस प्राइस जो है यू हैव टू पे एज अ पेनल्टी टू द गवर्नमेंट. ओके, नाउ थर्ड क्या हुआ, now the central government is empowered to specify energy conservation code which prescribe energy consumption standards in term of area. So the bill 2022 amends the provision of the act to provide an energy conservation and sustainable building code. अब ये कोड क्या है? This new code will provide norms for improving energy efficiency and conservation, use of renewable energy and other requirements for green building. मतलब बिल्डिंग ऐसी जो अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में सेल्फ सफिशिएंट हो. ठीक है, सो जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें वो सारे स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं और ऑथोरिटीज को फॉलो करने पड़ेगी उन प्रिस्क्राइब जो है स्टैंडर्ड्स को, ताकि एनर्जी का सस्टेनेबल यूज हो सके. ओके, नाउ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द कोड अप्लाइज ओनली टू द कॉमर्शियल बिल्डिंग. याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उस पर नहीं अप्लाई होता है. दैट वेयर बिल्ड आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द कोड. मतलब अभी तक जो बिल्डिंग खड़ी हो गई उसमें तो ये कोड एप्लीकेबल नहीं है, पर ये कोड पास हो गया, इसके बाद जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा उसमें इस नॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, एंड हैव अ मिनिमम कंसंट्रेशन कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट और 120 किलोवाट एम्पियर कॉन्ट्रैक्ट लोड. ओके, नाउ द 2022 bill covers office and residential buildings that meet the aforementioned criteria. जो बिल्डिंग पहले से एनर्जी एफिशिएंट है, बनी हुई है, और जो ये पहले वाली क्राइटेरिया अगर इसको फुलफिल करती है ना, तो ही ये कोड जो है उन बिल्डिंग्स पर भी लागू होगा या ऑफिसेस पे. ठीक है, नाउ इट ऑल्सो empowers the state governments to reduce the load threshold. जो ये 100 किलोवाट का लोड थ्रेशोल्ड है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पर सरकार ने छोड़ दिया है कि वो जितना चाहे थ्रेशोल्ड को नीचे कर सकती है. नाउ द एक्ट allows setting up energy consumption standards for equipment and appliances that consume, generate, transmit or supply energy. जैसे आप लोगों ने सुना है कि कुछ दिन पहले जो है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते थे उनको स्टार मिलता था. ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है और मैक्सिमम जो है 5 स्टार रेटेड एप्लीकेशंस होते थे. ये एप्लीकेशंस कैसे थे कि ये एप्लीकेशन एनर्जी को मिनिमम से मिनिमम कंज्यूम करके और मैक्सिमम रिटर्न देते थे. सो ये अप्लायंसेस मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट होते थे. सो अब जो है ये पहले उन्हीं अप्लायंसेस पे था जो कि एनर्जी कंज्यूम करते थे, पर अब क्या है, ये जो स्टार रेटिंग है ये चाहे अप्लायंस एनर्जी को कंज्यूम करे या जनरेट करे या ट्रांसमिट करे
या सप्लाई करे, इन सब तरह के अप्लायंसेस के लिए जो है अब ये स्टार रेटिंग का यूज होगा। नाउ द 2022 बिल एक्सपैंड द स्कोप टू इंक्लूड व्हीकल्स एज वेल। ये जो 2002 का अमेंडमेंट है ये व्हीकल भी इंक्लूड करता है। एंड वेसल्स यानी कि शिप्स और बोट्स, इनके भी जो है स्टार रेटिंग होगी। व्हीकल का जो रेटिंग होगा वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को फॉलो करके होगा। ठीक है। नाउ अगर जो स्टैंडर्ड सेट है, इफ द फेल्योर टेक्स प्लेस देन failure to compile would attract a penalty of to Rs 10 लाख। 10 लाख की पेनाल्टी भी जो है मैक्सिमम इसके लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ अगर कोई वेसल है जो कि जो स्टैंडर्ड सेट है उसको नहीं मानता, देन it would attract an additional penalty of up to twice the price of oil equivalent of energy consumed above the prescribed norm। फिर वही बात हो गई, जितना तेल आप खर्च करोगे प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड से ज्यादा, उसका दोगुना प्राइस जो है आपको पेनाल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। नाउ जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड फेल करते हैं तो क्या होगा? So they have to pay a maximum penalty of up to Rs 50,000 per unit of the vehicle sold। ये और भी बड़ी पेनाल्टी है। मैन्युफैक्चरर ने अगर फॉलो नहीं किया तो जितना गाड़ी वो बेचेगा पर व्हीकल 50,000 रुपीज जो है उसको पेनाल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो लॉ है ये एक तरह से जो है मजबूरी कर देता है, ऑब्लिगेशंस एस्टैब्लिश कर रहा है, ताकि आप वो चीज़ को करो ही करो, उससे आप मुकर नहीं सकते हो। कई बार क्या होता है, इस तरह के जो बिल्स होते हैं उसमें कुछ लूप होल बच जाता है, और ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, और भी जो लोग इनसे जुड़े हैं, वो उन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं बचने के लिए। पर इस बिल में इन लूप होल को पेनाल्टी से भरने की कोशिश की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी बिल में BEE के सेटअप की बात हुई है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंट BEE इज सेटअप अंडर द एक्ट एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ BEE हैज 20 to 26 मेंबर्स। ठीक है। अब इसमें होंगे कौन कौन? तो इट इंक्लूड्स सेक्रेटरीज ऑफ 6 डिपार्टमेंट, ओके, representatives of the regulatory authority like Central Electricity Authority and the Bureau of Indian Standards, and up to 4 members representing industries and the consumer। ठीक है। इसके बाद इस बिल ने जो मेंबर्स की संख्या है ना, ये भी बढ़ा दी है, 31 से 37 अब हो गया। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ सेक्रेटरीज भी बढ़ा दिए गए, पहले 6 सेक्रेटरीज 6 डिपार्टमेंट से, अब ये सेक्रेटरी की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके स्कोप को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है। द बिल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अप टू 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रीज एंड द कंज्यूमर्स। पहले ये 4 ही थे, अब इनकी संख्या 7 वैसे लोगों को कर दी गई है जो इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर के लिए काम करते हैं। ठीक है। टोटल 37 मेंबर्स। दैट इज ऑल अबाउट दैट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। आजकल तमिलनाडु बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रहा है। आपको पता है कुछ दिनों पहले ही तमिलनाडु ने जो है सैनिटरी वर्कर्स के लिए स्कीम लेके आए वो। अब तमिलनाडु इंडिया का अपना पहला राज्य हो गया है जिसने क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को कम्बैट करने के लिए एक पूरा का पूरा फ्रेम आउट पेश किया है। क्या है ये फ्रेमवर्क, किस तरह से काम करेगा, क्या क्या एम है, ये सभी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। आइए देखते हैं। So Tamil Nadu has recently became the first state, याद रखिएगा ये पहला स्टेट बन गया है in India to launch its own climate change mission। and objective क्या है इसका? is to make Tamil Nadu a climate smart state। okay, now तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर 13 गोल्स प्रपोज किए along with 11 focal areas for climate change action as a part of Tamil Nadu State Action Plan
on climate change 2.0, TNSAPCC 2.0. ओके, अब इसका जो पहला वर्जन है, आप कहेंगे ये दूसरा वर्जन है, पहला कब हुआ? सो द फर्स्ट वर्जन it was implemented in 2015. That was based on the National Action Plan for Climate Change between 2015 to 20. Okay? Now ये जो दूसरा वर्जन है, it is actually a revised version. ठीक है? And it's based on the recommendations by the central government, involving the creation of new short-term plans for 2023 and long-term plans up to 2030. मतलब ये जो रिवाइज प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, उसी पे बेस्ड है, जिसमें ये शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे 2023 के लिए और लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे 2030 तक के लिए. ठीक है? अब ये जो क्लाइमेट चेंज मिशन डॉक्यूमेंट है, इट एम्फसाइज दैट क्लाइमेट चेंज इज एन अनडिस्प्यूटेड रियलिटी हैविंग सीवियर इम्पैक्ट on natural environment, human lives, economic assets and activities, जिसके लाइव एग्जांपल्स हम देख ही रहे हैं, जैसे एवरेज सी लेवल टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, ज़्यादा साइक्लोन्स आना अरेबियन सी में, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाना साइक्लोन्स की, सी लेवल का जो है वो राइज होना मीन सी लेवल का, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अभी हम लोग रिसेंटली देख ही रहे हैं. ठीक है? नाउ अगर मैं तमिलनाडु स्टेट की बात करूं, तो केवल तमिलनाडु स्टेट इट अकाउंट्स फॉर 172.83 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशंस आउट ऑफ द 2953 टोटल इमिशन जो कि नेशनल लेवल पे होता है. इसमें लगभग 172 मेट्रिक टन का इमिशन जो है सिर्फ तमिलनाडु करता है. एंड विद द पावर सेक्टर अकाउंटिंग फॉर 67% ऑफ दिस टोटल मेट्रिक टन. तमिलनाडु का जो पावर सेक्टर है 172 मेट्रिक टन का 67% जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. अब जो ये मिशन डॉक्यूमेंट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पे बेस्ड है. कौन सी स्टडी? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के वक्त की गई थी कि क्लाइमेट चेंज होगा, उसका रिस्क क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, इसी पे बेस्ड है. अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है तमिलनाडु के केस में अरियालूर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु का मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है क्लाइमेट चेंज रिस्क के मामले में, बिकॉज ऑफ हाई सेंसिटिविटी एंड लो एडेप्टिव कैपेबिलिटी. अदर डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा तमिलनाडु में, वो है आपको नागापट्टिनम, रमनथापुरम, थ्रिवल्लूर, थंजावुर, पेराम्बलूर, पुडुकोट्टी एंड थिरुमलाई. ठीक है? और इसमें जो है ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कई सारे गोल्स को प्रेस्क्राइब किया गया है, इंक्लूडिंग 10-year गोल टू इन्हांस द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट फ्रॉम 23.7% टू 33%. मतलब 10 वर्षों में 23% से जो है बढ़ा के ग्रीन कवर को 33% तक करने की बात की गई है. नाउ इट ऑल्सो सीक्स टू क्रिएट ए स्मार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम to minimize disaster and respond to them effectively. The document also recognizes the vulnerability of women to the climate crisis and seeks to ensure gender mainstreaming in climate action for women and children. मतलब ये डॉक्यूमेंट ये मानती है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. ठीक है? नाउ ये जो सेक्टर है ये भी मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी कि डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं सोसाइटी के वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये सारे सेक्टर एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है. ठीक है? नाउ इट ऑल्सो प्रपोजेज एडॉप्शन ऑफ वन हेल्थ अप्रोच to climate change responses and bring about deeper insight into the impacts on the environment, animal and human health. Okay? Now इस मिशन में कुछ गोल रखे गए हैं. क्या क्या है वो गोल देखते हैं थोड़ा. पहला है प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी टू जनरेट ग्रीन जॉब्स, मीन्स इको फ्रेंडली जॉब्स.
दूसरा, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन यूजिंग इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स एंड इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। मतलब इंप्लीमेंट तो होगा पर मॉनिटरिंग भी ज़्यादा बेहतर होगी। थर्ड इज ब्रिंगिंग इन इको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको बैन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी अग्रसर है। ठीक है। नाउ प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग सीवेज, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एक्सेट्रा। ओके। नाउ ये जो मिशन डॉक्यूमेंट है ये बात करती है कि इसको यूनिवर्सिटीज पे भी इस डॉक्यूमेंट को दिया जाए, ताकि जो एजेंसीज हैं, रिसर्च एजेंसीज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो उस स्टेट को मदद कर सके क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। दूसरा, ये चाहती है कि जो सर्कुलर है, करिकुलम है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाए तमिलनाडु में। और लास्टली, आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना काफ़ी कॉस्टली है। सो जो इस प्लान में फंड लगेगा, इसके लिए रिसोर्स मांगना चाहती है, लाइक नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर ग्रीन क्लाइमेट चेंज, जिसको NAFCC बोलते हैं, एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF से। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द राशिद रोवर। क्या है ये, किस देश ने भेजा है ये और किस काम के लिए, जानते हैं। सो जो ये राशिद रोवर है, ये इट वॉज लॉन्च ऑन December 11 अबॉर्ड अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट से जो है इसको लॉन्च किया गया। ये राशिद रोवर है इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये अरब्स वर्ल्ड का फर्स्ट लूनर रोवर है। लूनर मीन्स मून। ठीक है। सो मून पर जाने वाला ये पहला अरेबियन रोवर है। एंड इसका नाम जो है, इट नेम्ड आफ्टर द लेट शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, जो कि फॉर्मल रूलर थे दुबई के। ओके। नाउ दिस रोवर will undertake a 3,85,000 kilometer long journey to reach the lunar surface, making the UAE the fourth country to land on the moon. ये चौथा देश बन जाएगा जिसने अपना रोवर मून पे उतारा है। अब ये जो रोवर है ये 4 व्हील्ड व्हीकल है। ठीक है। और जिसका वजन मात्र 10 kg है। ठीक है। ना ये जो रोवर है ये बनाया किसके द्वारा गया है? सो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर MBRSC के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है। अब ये जो रोवर है ये उतरेगी कहां? सो इसका डेस्टिनेशन है एटलस क्रेटर इन द मेरे फ्रिगोई साइट ऑन द मून्स नियर साइड। मतलब मून का वैसा चेहरा जो अर्थ को फेस करता है, उस पे जो एटलस क्रेटर है ये रोवर उसमें उतरेगा। ठीक है। नाउ ये रोवर है जो है, इट इज इक्विप्ड विथ 2 हाई रिजोल्यूशन कैमरास, ए माइक्रोस्कोपिक कैमरा टू कैप्चर द माइन्यूट डिटेल्स एंड अ थर्मल इमेजिंग कैमरा। ठीक है। अब जो रोवर है, दिस विल ऑल्सो कैरी अ लैंक्यूमीर प्रोब which will study the moon's plasma and attempt to explain the reason behind the stickiness of the moon dust. ठीक है। सो ये जो लैंग्यूमीर प्रोब है ये क्या करेगी? मून की सतह पर उतरेगी और स्टडी करेगी कि मून प्लाज्मा कैसा है और जो मून डस्ट है वो स्टिकी, उसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है। नाउ द राशिद रोवर विल स्टडी द लूनर सरफेस, mobility on the surface of the moon and how different surface interact with the lunar particle। ये सब की स्टडी करके जो है ये रोवर वापस आएगी। ठीक है। अब आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ILO सिंगापुर डिक्लेरेशन। ILO स्टैंड्स फॉर योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मजदूरों का एक संगठन है, मजदूरों के वेलफेयर के बारे में बात करता है। अच्छा पे, अच्छा रहने का कंडीशन, अच्छा जो है उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उनको हर बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए लॉज बनाना, कंट्रीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहना, ये सब कुछ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है।
अब इनका सिंगापुर डिक्लेरेशन क्या है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ये जो मीटिंग थी अभी, दिस वाज द 17th वन, द 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग of the International Labour Organization APRM of ILO. It was concluded with the adoption of the Singapore Declaration. अब ये डिक्लेरेशन क्या है? The Singapore Declaration aims to ensure social dialogue. किस लिए? So to address the challenges associated with the labor market and the finding solution for crises like the COVID-19 pandemic, नेचुरल डिजास्टर एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सिंगापुर डिक्लेरेशन जो है, जो अभी लेबर मार्केट के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उसको एड्रेस करने के लिए घोषित किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक में क्या सिचुएशन हुई लेबर्स की, नेचुरल डिजास्टर अगर कभी आ जाता है तो ये सेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान होती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है इनकी, ये सभी मुद्दों को जो है ये सिंगापुर डिक्लेरेशन एड्रेस करता है। Now, ये जो रिपोर्ट है, it provides a shared vision of 10-point priorities of national actions of members of the ILO to deal with the issues like dwindling wages, inflation and unemployment. वेजेस का ऊपर नीचे होना, मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो लेबर्स को प्रॉब्लम है, ऐसे 10 मुद्दों को जो है ये सिंगापुर डिक्लेरेशन कवर करता है। क्या क्या मुद्दा है देखते हैं। सो इट रिकॉग्नाइजेस दैट सोशल डायलॉग इज वाइटल फॉर गेनिंग ट्रस्ट एंड रेजिलियंस इन द लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन, सस्टेनेबल रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्लोबल प्रोग्रेस। मतलब ये कहती है कि इस तरह के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एक आवाज़ मिले। ठीक है। Now the strong and representative organization of laborers and employers are critical for building sustainable and inclusive societies and fundamental for achieving social justice and decent job opportunity. मतलब ये कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जितना ही सपोर्ट मिलेगा उसको इसके मेंबर का, उतने ही लेबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना आसान होगा, चाहे वो सोसाइटल व्यू से हो, जस्टिस के व्यू से हो या जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के मामले में, इन सब में जो है एक राहत मिलेगी। नाउ कैपेसिटी मस्ट बी स्ट्रेंथेन फॉर एम्प्लॉयर्स, लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट इन कंट्रीज वेयर देयर इज इनसफिशिएंट कैपेसिटी, मैकेनिज्म और फ्रीडम टू कंट्रीब्यूट इन द पॉलिसी डेवलपमेंट एंड डिस्कशन। मतलब वैसे सारे कंट्रीज जिसमें लेबर्स वॉइस का पार्टिसिपेशन कम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, उन सारे कंट्रीज में जो है इसको वॉइस देने की बात की गई है। ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो मस्ट इंश्योर दैट द लेबर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। कैसे? तो थ्रू द प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग through the reasons including for marginalized workers and the informal workforce. ये क्या कहती है कि गवर्नमेंट को लेबर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे? उनको अपना एसोसिएशन बनाने की आज़ादी देनी चाहिए, साथ ही जो उनके राइट्स है उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। जैसे वो अगर किसी कंट्री में काम करने जा रहे हैं तो वो कलेक्टिव बार्गेन कर सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये सारा खर्चा है, तो हमें इतना वेज मिलना चाहिए। ठीक है। साथ ही मार्जिनलाइज वर्कर या इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा बड़ा वर्कफोर्स भी बनाते हैं कहीं, उनको सबसे ज़्यादा वॉइस देने की बात की गई है। साथ ही इसमें यह भी बात की गई है कि जब जेंडर गैप्स मस्ट बी एड्रेस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बाय इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द जॉब मार्केट। ठीक है। सो जो मेल और फीमेल के बीच में एक जो ये गैप है ना, इसको भरने की बात करता है ये लोग। कैसे? ज़्यादा पार्टिसिपेशन करके या उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ा के। दूसरा, प्रमोटिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू, जो कि अभी भी प्रैक्टिकली हर जगह लागू नहीं होता। नेक्स्ट, बैलेंसिंग वर्क
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ये नहीं कि आप किसी को सैलरी बहुत दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं, और दूसरा जो काम कर रहा है आप उसको काम पे काम दे रहे हो पर आप उसकी सैलरी नहीं इंक्रीज कर रहे, ठीक है। सो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एंड प्रमोटिंग वुमेन्स लीडरशिप, जहां तक हो सके कमान जो है महिला के हाथ में। नाउ द कलेक्टिव एक्शंस मस्ट बी टेकन टू प्रमोट अ स्मूथ and sustain transition from the informal to formal economy। मतलब जितने भी लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उनको मैक्सिमम हर वो काम करके उनको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो उनके राइट्स का वॉलेशन हो रहा है, उनको जितनी भी तरह की दिक्कतें हो रही हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। ओके, नाउ अब जो ये जितने भी इफोर्ट्स हैं, these efforts must be along with the line of transition from the informal to formal economy. This is must based on the economy recommendation 2015, ठीक है। The rights of migrant workers must be protected by a strengthening governance framework and representing the freedom of association, ठीक है। इसके अलावा efforts must be taken to improve the accommodation, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल जो हैं वो माइग्रेट करके वर्क के लिए बाहर नहीं आ पाती क्योंकि उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है। सो इन सब भी पहलुओं को जो है ठीक किया जाए। सो टू इम्प्रूव एकोमोडेशन, प्रोटेक्ट देयर वेजेस एंड एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी एंड वेयर appropriate through enhanced bilateral labor migration agreement between the sending and the receiving countries। बाहर अगर किसी को जाना, आप कई बार देखते हैं कि जो बाहर से जाते हैं लोग काम करने, वो माइग्रेंट लेबर के रूप में रह जाते हैं, और उन लेबर्स को काम तो मिले या नहीं मिले पर उनकी जो रहने की कंडीशन है वो काफ़ी दयनीय होती है। सो इसको भी ठीक करने की बात इसमें की गई है। मान लीजिए एक देश से दूसरा देश कहीं लोग जा रहा है तो इन दोनों देशों के बीच में एक जो है एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे कैसे, वेजेस कैसा मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ मिलेगी कि नहीं, इसके भी लिए भी जो है एक एग्रीमेंट होना चाहिए। नाउ द गवर्नमेंट मस्ट फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांजिशन टू पीस, सिक्योरिटी एंड डिसेंट वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। सबसे ज़्यादा क्राइसिस के समय ही लेबरर्स को दिक्कत होती है। सो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट को हमेशा एक पीसफुल, सिक्योरिटीफुल एंड डिसेंट वर्क का ट्रांजिशन होना चाहिए उनके लिए। ऐसा नहीं कि अगर उनका काम चला गया तो दोबारा उनको कहीं मिल नहीं रहा, ठीक है। नाउ जस्ट ट्रांजिशन मस्ट बी इंश्योर्ड टू बिल्ड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमीज and societies through meaningful and effective social dialogue। जितना ज़्यादा हो सके सोसाइटल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, इन्वायरमेंट लेवल पे लेबर फोर्स के लिए एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ताकि ये जो लोग हैं जो आपकी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको जब सपोर्ट का टाइम आए तो किसी भी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यही सारे इश्यूज़ को जो है ये सिंगापुर डिक्लेरेशन जो है कवर अप करता है। इस वीक के डेली डाइजेस्ट में इतना ही था। थैंक यू सो मच।